नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आजकल प्रदूषण बढ़ गया है। हवा हो, पानी हो, जमीन हो, हर कोई प्रदूषित नजर आता है। लेकिन आखिरकार हम इसके लिए क्या करते हैं? शायद कुछ नहीं। क्या एक व्यक्तिगत प्रयास कुछ कर सकता है? अक्सर हम यही सोचकर खामोश हो जाते हैं। लेकिन हमारी आज की तेजस्विनी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो एक पहल करेंगी ताकि धरती को बचाया जा सके, उसकी मिट्टी को बचाया जा सके और स्वास्थ्य को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से मिट्टी में लगातार केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा बन गए हैं, क्या हम इसे रोक सकते हैं? हमारी तेजस्विनी ने यही किया। वो वैसे पेशे से वकील थीं, लेकिन उन्होंने अपना ये काम छोड़ा और बन गई एक ऑर्गेनिक फार्मर। हमारी आज की तेजस्विनी एनिमल लवर और ऑर्गेनिक फार्मर अपर्णा राजगोपाल। अक्सर जब इंसान किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत करता है तो उसे अंदाजा नहीं होता कि एक दिन वो किसी बड़े मिशन को अंजाम दे रहा होगा। ऐसा ही हुआ अपर्णा राजगोपाल के साथ। एनिमल लवर अपर्णा दिल्ली से लगे नोएडा में गई तो थी घोड़े को रखने के लिए एक बंजर जमीन की तलाश में, लेकिन जमीन देखकर बस तय कर लिया कि वो इस पर कुछ उपजाएगी और इसी के साथ शुरू हुआ बीजोम। अपर्णा का सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल फार्म और एनिमल सेंचुरी 10 एकड़ का फार्म जो पूरी तरह से बंजर था उपजाऊ बन चुका है, जिसमें तरह तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां, फल और अनाज पैदा किए जा रहे हैं। अपर्णा प्राकृतिक तरीके से खेती करती है। उनके फार्म पर मल्टी क्रॉपिंग, कंपेनियन प्लांटिंग और क्रॉप रोटेशन प्रणालियों का इस्तेमाल होता है। अपर्णा जबरदस्त एनिमल लवर है। उनके फार्म पर तितलियों, मधुमक्खियों के साथ कई नस्लों के पशु हैं, गायों की अनेक प्रजातियां हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं। अपर्णा के यहाँ देश भर के किसान भी आते हैं और यहाँ से फार्मिंग की तकनीक सीखते हैं। ये सब संभव हुआ अपर्णा के खुद के प्रयास और जुनून से। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बड़ी पैरोकार और एनिमल लवर अपर्णा राजगोपाल हैं हमारी आज की तेजस्वी। तो आइए मुलाकात करते हैं आज की हमारी तेजस्विनी अपर्णा राजगोपाल से, जो इतना कुछ कर रही हैं और खास तौर से अपनी जमीन को बचाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा जी आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी टू दिस। अपर्णा जी, ये बताइए कि आप तो मतलब वकील थी और लेकिन वकालत को छोड़ के आपने जमीन को अपना बना लिया और आप एक ऑर्गेनिक फार्मर बन गई। ये बताइए कि ये आइडिया, ये विचार कहाँ से आया? कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने आपको परेशान किया और आप ऑर्गेनिक फार्मर बन गई? शुरू से मुझे एक्चुअली जानवर से बहुत प्यार है एंड बहुत उसके रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में मुझे काम करने में इच्छा हुआ है। तो मैं ऐसे करते करते एक्चुअली एक हॉर्स को रेस्क्यू किया मैंने। अच्छा। रेस्क्यू मतलब हॉर्स रेस्क्यू था, उसके लिए उसको हमने अडॉप्ट किया। हाँ, एंड उसको बोर्ड करने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे और जिनके पास हम गए वो किसान बताए हमें इतना मेरे पास जमीन है, आप और कुछ करो इसमें। अच्छा। तो ऐसे एक्चुअली एक्सीडेंटली हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गए हैं। वहाँ खड़े होके हम सोचने लगे कि क्या करना है और मैंने सोचा खेती करते हैं, जबकि एक्चुअली हमें कोई बैकग्राउंड नहीं था खेती में। एंड उसके बाद गूगल करने लगे कि क्या करना है एंड करते करते बहुत चीज़ मैंने सीखा, जैसे कि जैविक खेती, गाय पालन, कैसे कैसे नस्ल होते हैं गाय का देश में और कैसे खाद बनता है। तो जैसे पढ़ने लगी उसको मैंने खेत में ट्राई आउट मतलब करना शुरू किया। अच्छा। और छोटे से शुरू किए थे 2-4 लोगों के साथ और धीरे धीरे करते करते हम इतने सीखे हैं इसमें कि अभी 5 साल हो रहे हैं और पूरा फार्म खड़ा हो गया। पूरा फार्म खड़ा हो गया। अपर्णा जी, ये बताइए, जब शुरू में आप ये सब पढ़ रही थी, कर रही थी, वकालत कहीं पीछे छूट रही थी और मतलब एक किसान जाग रहा था। आपने कहा कि आप तो किसानी और खेती किसानी से आपका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, आप एक अर्बन उसमें एटमॉस्फेयर में रही हैं, पली हैं, बढ़ी हैं। तो जब ये सब करना शुरू किया तो घर वालों ने नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? नहीं, क्योंकि शुरू से एक्चुअली मुझे एनवायरनमेंट, प्लांट्स, ट्रीज इसे बहुत शौक था और एक्चुअली मेरे पूरे परिवार को भी है। अच्छा। तो इतना मुश्किल नहीं था उनको कन्विंस करना और सब एक्चुअली एनकरेज ही किए मुझे कि
कि करो। हाँ हाँ। अच्छा, आपने एक बैरन लैंड लिया और उस बैरन लैंड पे आपने कहा कि हाँ। मैं क्यों ना कुछ फार्मिंग शुरू करूं। एक्चुअली जो जमीन मैंने लिया उसमें पूरा केमिकल फार्मिंग हुआ था। अच्छा। उस टाइम मुझे इतना भी पता नहीं था कि उसमें क्या हुआ, मैंने सोचा भी नहीं। जब मैंने लिया इतना मैं सोच नहीं रही थी कि इसमें क्या हुआ है, मैं कैसे करूं। मैंने बस एक जोश में ले लिया उसको एक दिन। अच्छा। फिर जैसे काम करने लगी उसमें और जैसे मैं उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ने लगी, फिर मुझे महसूस हुआ कि ये ज़मीन एक्चुअली इसमें कोई भी लाइफ नहीं है। अच्छा। दी सॉइल पूरा ग्रे सैंडी सॉइल था, उसमें मुझे कुछ भी नहीं दिखा, अर्थवर्म्स नहीं कोई भी। और अगल जो पूरा उसके सराउंडिंग एरिया में भी इट वाज जस्ट ड्राई डस्टी लैंड। Okay. तो फिर मैं जैसे उसमें खाद डालने लगी, उसमें हमारा जीवामृत वगैरह बना के डालने लगी और 1-2 साल में हमने पूरा उसका बदलाव देखा। तभी मुझे महसूस हुआ कि पहले कैसा था और अब कैसे हुआ है। जी। तो ये भी एक जर्नी ही था कि ये नहीं कि अचानक मुझे ये पता था शुरू में। अब 5 साल बाद मुझे पूरा पता है कि क्या था और अब क्या हुआ है उससे। जी। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक वाला चीज है, कई बार लोग कहते हैं बड़ा इलिटिस्ट है। हाँ। कि साहब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने शुरू की, तो मतलब इसमें आपने कहाँ से नो हाउ कहाँ से लिया, कहाँ से आपने जाना, और क्या वाकई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना मुश्किल काम है? देखिए, शुरू में जब मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया, मैंने भी ये शब्द सुना था ऑर्गेनिक, और मुझे इतना ही पता था कि जहां हम केमिकल्स नहीं डालते वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे 5 साल में जो मैंने सीखा है, उसमें मुझे महसूस हुआ कि ऑर्गेनिक इज नॉट जस्ट कि केमिकल फ्री, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल। ये एक्चुअली हमें वातावरण को लेके चलना होता है इसमें। तो ऑर्गेनिक एक एक्चुअली एक जर्नी है। वो आप इसीलिए खेत से पेट तक, जैसे हम बीजों में बोलते हैं, खेत से पेट तक हमें ऑर्गेनिक सोच रखना होता है। चाहे हमारे पैकेजिंग हो, चाहे हमारे उगाने का तरीका हो, चाहे जैसे हम जो भी हम प्रयोग करते हैं खेत में, वो सोच के करना पड़ता है कि उसमें कितना कार्बन फुटप्रिंट है। मतलब डीजल कम इस्तेमाल करना, पानी सोच के इस्तेमाल करना, सारे जीव जंतु को लेके चलना, ये सब ऑर्गेनिक है। तो अच्छा, ये बताइए, जैसे कि फार्मर्स को हम जानते हैं, देखिए कितनी मुश्किल आती है, चाहे उस पानी नहीं होता, आजकल जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी बाढ़ है, कभी सुखाड़ है, बिजली की बड़ी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें भले ही आप छोटे पैमाने पर करें, लेकिन इनसे तो आपको भी जूझना पड़ता होगा। तो इसके लिए क्या तोड़ आपने निकाला है? एक्चुअली जब हम जैविक खेती करते हैं तो मैंने देखा कि हमारे जैसे मैंने बोला कार्बन फुटप्रिंट कम होना है, तो हमने एक तो सोलर पैनल्स लगाए, फिर हमने बायोगैस लगवाया। हमारे जो गाय हैं उनके गोबर का जितना हो सके हमने मैक्सिमम इस्तेमाल करने सीखे। जीवामृत बनाए, जो एक गोबर का घोल है जिसमें गुड़ और पानी वगैरह मिला के, बेसन वगैरह मिला के उसको खेत में डाला जाता है। तो जो जो हम प्रयोग निकाले हैं वो ये सोच के निकाले हैं कि हमारे खेत के लिए क्या बेनिफिट है और वातावरण के लिए क्या अच्छा होगा उसके लिए। तो हमारे काउ शेड, जैसे कि हमारे गाय का शेड है, उसका रूफ भी हमने रिसाइकल टेट्रा पैक से बनाया। रिसाइकल टेट्रा पैक एक एनजीओ बनाते हैं पुणे में, वहाँ से हमने ऑर्डर किया। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरे फार्म में हम करते हैं। तो आप देखेंगे तो हमारे हर स्टेप वो सोच समझ के हमने तो मतलब ये कि आपके जो फार्म है उसमें कोई मतलब बाहर की बिजली इस्तेमाल आप नहीं कर रहे? हमारा उसी से आप सिर्फ सोलर से चला रहे हैं? हमारा फार्म को बोलते हैं ऑफ द ग्रिड फार्म। हाँ जी, जहाँ पे बाहर से कुछ नहीं आता है। अच्छा। बिजली हम खुद बनाते हैं, हमारे गैस हम खुद बनाते हैं, हमारा सीड्स हम खुद सेव करते हैं, पेस्ट रेपेलेंट्स फर्टिलाइजर्स खुद बनाते हैं। तो और हमारे खाद वगैरह सब तैयार अंदर ही होता है। तो बेसिकली हम जो हमारा अंदर का जो हमारे पास है उसी से हमारा काम ज्यादातर चलता है। जी। अच्छा, ये बताइए कि हम जानते हैं कि भारत में तो कई तरह की बीजों की किस्में पाई जाती थी। हम जानते हैं आज वो दुर्लभ हो चुकी हैं, नष्ट हो गई हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या था। उसके लिए आप विशेष तौर पर काम कर रहे हैं? एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीज आजकल जो मिल रहा है ज्यादातर मार्केट में हाइब्रिड बीज मिलता है। हाइब्रिड बीज का प्रॉब्लम यह है कि उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो उतना फसल हमें मिलेगा नहीं जितना हम पहली बार मिला था। तो ये इसके लिए हमें देसी बीज की ज़रूरत होती है।
हम क्या करते हैं बीजों में कि कोने कोने इंडिया में हमारे फार्मर्स के साथ संपर्क है, उनसे हम बीज कलेक्ट करते हैं। अच्छा। और वो हमें बहुत कम बीज देते हैं। जैसे कि पिछले साल मुझे एक बहुत बेहतरीन लौकी का वैरायटी है। अच्छा। उसका मतलब बिल्कुल लुक भी एक स्वान का लुक अरे, है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वो डार्क ग्रीन कलर है। अच्छा। जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। उसका बीज 4 बीज मुझे मिला कहीं एक किसान से। उनको हमने अच्छी तरह लगाया और इस बार हमें एटलीस्ट 50 लौकीज मिला वो 4 बीज से। अब हमारे पास 2 किलो 3 किलो 4 किलो बीज है। तो ऐसे हमने हर साल जगह जगह से छोटे छोटे किसानों से थोड़ा थोड़ा बीज लेके उसको हमने प्रोपगेट करके एक सीड बैंक खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जैविक खेती किसान का नियम है कि वो बीज शेयर करे। जितना हम बांटेंगे उतना हम बढ़ेंगे। तो हम उसको बेचते भी हैं, बीज को जो चाहते हैं हमसे लेते हैं। अभी शुरू हुआ है जी। अच्छा, ये इसके साथ साथ हम जानते हैं कि पहले हम देखते थे कि हर किसान के पास कुछ पालतू अपने जानवर जरूर रहते थे, पशु, उसके चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, तमाम चीजें। अब हम देखते हैं कि किसान के पास ये सब नहीं भी होते, क्योंकि उन्हें पालेगा कौन, उनकी देखभाल कौन करेगा। और हम जानते हैं कि कई तरह की नस्लें भी हमारे देश में पाई जाती हैं, गायों की कई नस्लें जो अब हम देखते हैं लुप्त हो गई हैं। आपने इस दिशा में खासतौर पर प्रयास किया और एक सेंचुरी बनाई है, एनिमल सेंचुरी बनाई है, वो क्या है? ये एक्चुअली हम द हार्ट ऑफ आवर फार्म, हमारा हार्ट है वो सेंचुरी। हमारे जानवर वही उनका पूरा लाइफ बीतते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। अच्छा। हमारे पास घोड़ा है, सुअर है, गाय है, बैल है, बतख है, मुर्गी है, बकरी है। तो ये सारे जानवर वहाँ रहते हैं, ज़्यादातर रेस्क्यूड हैं। अच्छा। और लेकिन हमारा जो गाय का शेड है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। वजह यह है कि वो एक कैटल प्रिजर्वेशन सेंटर है। अच्छा। अब हमारे देश में बहुत नस्ल का गाय है। गायों को हम 3 कैटल एक्चुअली गाय बैल दोनों, उनको 3 तरीके मतलब वैरायटीज़ हैं। वो हैं ड्रॉट कैटल, मिल्च एंड ड्वार्फ। अच्छा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों हैं। और हमारा मकसद, इनको कलेक्ट करने का मकसद ये नहीं कि हम डेयरी चलाएं, हम सिर्फ हमारा एक गोबर का प्रोजेक्ट चलाने के लिए इनको इकट्ठा किए हैं और इनके नस्ल सुधार और नस्ल बनाने के लिए। तो हमारे पास अभी 10 वैरायटी ब्रीड्स नस्ल हैं। गीर, साहिवाल, थरपरकर, रेड सिंधी, कांकरेज, राठी, हरियाणी, मालेनार गिड्डा, कांगेयम, वेचूर, ऐसे कई नस्ल। हमने तो इनके कभी नाम भी नहीं सुने जितने और नाम इनमें कई ब्रीड्स हैं जो ड्वार्फ ब्रीड्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अच्छा। वो साउथ से भी आए हैं। और इनको हम बहुत मतलब प्योर ब्रीडिंग करने की कोशिश में हैं ताकि इनका नस्ल हम बढ़ाएं। क्या बात है। तो हमारे साथ आज एक किसान बैठी हुई हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और जो जंतु हैं, पशु हैं, उनसे बहुत प्यार करती हैं। अपर्णा राजगोपालन आज हमारे साथ हैं। तो अपर्णा राजगोपाल से हम बातचीत जारी रखेंगे तेजस्विनी में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा G+ सिंथेटिक इंजन ऑयल, आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा G+ इंडियन ऑयल की पेशकश। कथू लाल के तनिक समझावा, शौचालय का रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा। क्योंकि एक भी बाहर गया तो हम सब बच्चे बीमार पड़ेंगे। क्या रे नथुला? दरवाजा बंद रखेगा हर कोई, हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला है। अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई, हर रोज, हमेशा। एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हमारे साथ अपर्णा राजगोपाल हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और इनकी जर्नी को देख रहे हैं कि आखिर ये जो यात्रा है, हम कह सकते हैं एक यात्रा जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई है, जो कि उसकी हरियाली से जुड़ी हुई है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, हमारे वातावरण से जुड़ी हुई है। अपर्णा जी, जैसे कि आप बता रही हैं कि पशुओं के साथ में भी आप उनकी नस्लों को खासतौर से बचाने के लिए काम कर रही हैं। ये बताइए कि जो कुछ हम खा रहे हैं आज, हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं।
बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हमारे यहाँ मोटे अनाज की पाई जाती थी जो आज हमारी प्लेट में होती ही नहीं है। उसके लिए भी तो आप विशेष तौर पर काम कर रही हैं, ये प्रयोग क्या है? आप आजकल कोई भी किराना दुकान में जाएंगे, ज्यादातर आपको राइस और व्हीट मिलेगा, बिल्कुल। मतलब गेहूं और चावल। ठीक है। पहले जमाने में जो बुजुर्ग किसान हमारे फार्म में हैं, वो बोलते हैं कि जब मेहमान आते थे घर में तभी गेहूं का आटा रोटी सही। बनता था। बाकी टाइम में वो छोटे अनाज जो बोलते हैं मिलेट्स, वही ज्यादातर खाते थे। तो बाजरा, ज्वार, कंगनी, कोदो, सामा, मड़ुआ, बहुत वैरायटी हमारे पास था और है। वो उसको हम बोल सकते हैं भूले बिसरे अनाज, जो आजकल हमारी थालियों में दिखता नहीं है। हाँ? एक वेव है, आ रहा है वापस, लेकिन फिर भी खास अर्बन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि इससे क्या करना है। बहुत लोग जानते ही नहीं कि इसको कैसे पकाना है। हम उगाते हैं एक वजह से। एक्चुअली मिलेट सबको उगाना चाहिए। मिलेट सबसे कम पानी लेता है और खराब मिट्टी में भी उग जाता है। इतना मतलब वो रेजिलिएंट है। जितना पानी आपको चावल धान उगाना है, उससे बहुत कम पानी चाहिए आपको मिलेट्स उगाने के लिए। दूसरी बात है, जो आजकल मल्टीग्रेन्स का क्रेज है, हर न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है कि मल्टीग्रेन्स खाओ, यही है। मल्टीग्रेन्स और कुछ नहीं है, मिलेट्स ही है। तो एक और वजह है हमें उगाने के लिए, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है ये। तो इस वजह से हम उगा रहे हैं उनको। लेकिन हमने देखा कि जो हम उगाते हैं उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि खरीदते नहीं है कोई। क्योंकि उनको जब खरीदने आते हैं उनको हजार सवाल है कि ये कैसे खाएंगे, ये कैसे पकाएंगे, कितनी देर भिगोना है। तो हमने एक प्रोग्राम अपने बीजों में बनाया, उसका नाम है खेत से पेट तक। अच्छा। मतलब हमने सोचा कि हम पका के भी उनको दे देंगे, खिला देंगे। मतलब आपने किसानों को शेफ भी बना दिया। yes, तो हम उनको बोलते, हमारे ही किसान हैं, उनको हम किसान शेफ बोलते हैं। वजह एक और है कि किसान को ही खाना बेचना चाहिए, क्योंकि उसका कहानी वही जानते हैं। बिल्कुल। और अगर आप एक ऑर्गेनिक कंज्यूमर हो, आपको कहानी पूछना चाहिए। बिना कहानी पूछे आपको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब अनाज का ये सब एक तरीका है, एक स्टोरी है। तो ये किसान सब बता सकते हैं ये अनाज के बारे में, कैसे उगता है, कहाँ उगा, क्या किए, कैसे प्रोसेस किए। ये बहुत मजेदार चीज भी है और आपके लिए लर्निंग भी है। हाँ, तो ये हम पका के उनको क्या, चाहे वो ऑर्गेनिक मार्केट्स हो, कहीं भी जहाँ हमें बुलाते हैं, हमारा दो चीज जाता है। एक किराना दुकान है, जो मोबाइल किराना दुकान, वो पैकेज फ्री किराना दुकान है, पैकेजिंग फ्री। टिन्स में हम बेचते हैं हमारे जितने अनाज है। उसके साथ हमारा खेत से पेट तक, तो खेत से पेट तक हमारा सारा सामान जाता है और लोगों को हम खिलाते हैं। उनको बहुत मजा आता है। वहीं से हमारा रेसिपी ले लेते हैं और इनको इंटरेस्ट हो जाता है और अनाज खरीदने के लिए। जब तक वो और मिलेट्स खरीदेंगे नहीं, किसान को उगाने का कोई फायदा नहीं। लोगों को अपनाना पड़ेगा ये मिलेट्स अपने। अच्छा, हम जानते हैं कि आपने जो ये यात्रा अपने लिए शुरू की, लेकिन सिर्फ अपने तक नहीं रखी, इसमें जो पूरी कम्युनिटी है उसको आपने इन्वॉल्व किया है और देश भर के कई हिस्सों से आए हुए किसान फार्म में काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयास है जिसे आपने किया है। ये हमें बहुत बहुत खुशी होती है फार्म में, क्योंकि हम नोएडा बेस्ड फार्म है, लेकिन हमारे फार्म में आप आएंगे तो उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल, सब स्टेट से, उत्तर प्रदेश ऑफ कोर्स, तो सब स्टेट से फार्मर्स आए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा खूबी है कि वो अपना अपना ज्ञान लेके आए हैं, जो बांटते हैं और हम सीखते हैं उनसे। और एक दूसरे से भी वो बहुत सीख रहे हैं। और एक और क्या बोलते हैं, इसका बहुत खूबी ये है कि फार्म में ही हमने एक स्कूल, एक लर्निंग सेंटर और एक छोटा सा क्लिनिक खोले हैं। क्योंकि हमने फार्मर्स से बात किया, हमें महसूस हुआ कि उनको जो ऑर्गेनिक खेती करने बोलते हैं हम करने के लिए, लेकिन वो जब तक उनका सारा बेसिक नीड्स सुरक्षित नहीं है, वो कर नहीं पाएंगे। क्योंकि उनको एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ये सब जब परफेक्ट होता है, तभी वो आगे सोच के वो जैविक खेती के बारे में सोच सकते हैं। तो आप तो वहाँ पर अपने फार्म में बच्चों को भी पढ़ा रही? हाँ जी। लगभग कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? 120 बच्चे हैं। 120 बच्चों चारों अगल बगल से सारे किसान के बच्चे आते हैं जो स्कूल नहीं जाते कहीं। अच्छा। वो सुबह आते हैं और दोपहर को जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं, किसान के बच्चे, लेकिन उनको घर में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जैसे कि कोई पढ़ाने के लिए नहीं है, वो हमारे स्कूल ही आते हैं
और दोपहर को वो अपना तो किस तरह की मतलब आपने शिक्षा का मॉडल जो है वहाँ पे तो तैयार किया? हमने बस हम क्लासेस नहीं रखते हैं 1 2 3 क्लासेस ऐसे नहीं है। वील टीच न्यूमरेसी लिटरेसी स्किल सेट्स। अच्छा। हमारा मकसद ये है कि किसान को इतना हम ज्ञान दे ताकि मतलब हमारे तरीके का तरीके का ताकि वो एक इंटरनेट को सर्च कर सके, अपना हिसाब बना सके, ये पढ़ लिख सके और फिर उसके बाद खेती में ही वापस जाए। क्योंकि अगर वो खेती में वापस नहीं जाएंगे आगे वाले पीढ़ी में कोई नहीं होगा खाना उगाने के लिए। सोचिए। तो मकसद ये नहीं है कि उनको हम गांव से निकाल के शहर में ले लाएं। मकसद ये है कि उनको और ताकत दें ताकि वो जहां है वहीं से और अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली खेती कर सके। जी, और खासतौर से महिलाओं को हाँ, उद्यमशीलता सिखाने के लिए भी तो आप काफी कुछ प्रयास कर और रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जैसे कि अभी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ भी गारंटी नहीं है। हाँ। फसल खड़ा है लेकिन क्या होगा, आंधी तूफान पता नहीं क्या होगा और फसल खराब हो जाता है। अब ऐसे होते होते ही किसान डेट में चला जाता है और उसको सुसाइड केसेस हमें सुनने को मिलता है। अगर यही किसान को हमने पैरेलल इकोनॉमी दिया, उनको एक और बैकअप दिया ताकि अगर ये फसल फेल हो जाए वो इसको अपना सके, तो हमारा प्रयास वही है। तो लेडीज को हम एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं। घर से ही वो चाहे अचार हो, चाहे सिलाई हो, चाहे कुछ भी एक कला दें उनको ताकि वो घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। फिर हमने जो हमारे डंगो प्रोजेक्ट है उसमें हमारा पॉट मेकिंग मशीन, लॉग मेकिंग मशीन, बहुत हमने छोटे छोटे और चीज़ निकाला है जो हम किसानों को सिखाते हैं। अगर आंगनवाड़ी में या पंचायत में ये सब लग जाए तो पैरेलल इनकम का उपाय कुछ अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा और जितना ये होगा उतना किसान का फायदा होगा। अपर्णा जी, ये बताइए कि इतना सारा काम आप कर रहे हैं, क्या आप वाकई फार्म में खुद भी कुछ थोड़ा सा किसानी करती हैं या सिर्फ मैनेज करती हैं? नहीं, हकीकत यह है मैं ज्यादा मैनेज करती हूँ। मुझे इच्छा बहुत है तो इस साल एक्चुअली मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया था कि एक पैच मेरा ही होगा। तो जैसे जो वैल्यू एडिशन है उसमें मैं मदद कर देती हूँ क्योंकि हम सिर्फ उगाते नहीं हैं, हमारा बहुत काम वैसे भी होता है क्योंकि साल भर हमारा फार्मिंग सिस्टम में इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, कंपेनियन प्लांटिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब तरीके इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा खेत कभी खाली भी नहीं होता और एक साल में बहुत चीज निकलता है खेत। अच्छा, आप इतनी अच्छी बातें बता रही हैं, सब कुछ बहुत आसान लग रहा है लेकिन आई एम श्योर इतना आसान होगा नहीं। बहुत सारी चुनौतियां आती होंगी, बहुत सारी मुश्किलें। मगर अगर ये प्रोग्राम देख के कोई सोचने लगे कि मैं भी किसानी करना चाहती हूँ तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? मुश्किल है लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं कि कोई नहीं कर सकता। और इतना मतलब क्या आप इसे सस्टेन कर सकते हैं? इसको सस्टेन कर सकते हैं। इसमें एक दिल मतलब एक पैशन होना चाहिए। एंड रोज हम जब खेत जाते हैं ना, एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी जैसा है, हम सीखने जाते हैं, करने नहीं। तो उस एटीट्यूड से जब हम जाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हर चीज, कुछ फेल भी होता है, कुछ सक्सेस भी होता है। एक बार एक खेत फेल हो गया, एक फसल, तो हमें सोचने पड़ता है कि हमने क्या किया, इसमें क्या गलती किया, अगली बार क्या करें। तो ये 5 साल में हमने गलतियां भी किया है, सक्सेस भी पाया है, बट हम सक्सेस के लिए ज्यादा सोचते हैं। गलतियां तो होता ही है एंड फेलियर तो होता ही है जी। उसके बारे में हम नहीं सोचना चाहिए। हाँ, नहीं सोचना। अपर्णा जी, आपने मुझे बताया कि आपके घर में 18 डॉग्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो 18 तो वो हो गए और बाकी फार्म में हो गए। इतना सारा आप काम कर रहे हैं, कहाँ से लाती हैं आप वक्त, कैसे मैनेज करती हैं? एक तो हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे साथ एक टीम है। मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा टीम है जो हम साथ कर रहे हैं। दूसरी बात है, इतना मैं सोचती नहीं हूँ हर वक्त कि आगे क्या होगा, आगे क्या, आई थिंक हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और दिल से करना चाहिए, हो जाता है। अच्छा, आप साउथ से आती हैं, आप इतनी खूबसूरत हिंदी बोल रही हैं, आपने, और आप यहाँ मतलब नोएडा में और सहारनपुर और तमाम जगहों में आपके फार्म हैं, कभी आपको लगता नहीं कि आपको साउथ में भी जाके ये करना चाहिए? बिल्कुल, अभी मौका नहीं मिला है मुझे एंड आई थिंक मैं तमिल से ज्यादा अब हिंदी अच्छा बोल लेती हूँ। मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ हिंदी से एंड आई लव यूपी, आई लव, मतलब मुझे बहुत अभी कंफर्टेबल हो गई हूँ ये पूरे माहौल से। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिला, जरूर जहाँ जहाँ मैं ये मैसेज ले जा सकती हूँ मैं जरूर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं यही जानना चाह रही थी कि अब जबकि आप इतना सारा काम कर रही हैं और आप पूरी की पूरी किसान हो चुकी हैं और किसानी में लगी हुई हैं,
क्या आपका मैसेज है और आगे आने वाले समय में आप क्या क्या पाना चाहती हैं, अपने इस काम को किस तरह से और आगे बढ़ाना चाहती हैं? मेरा एक्चुअली पहला मैसेज ये है कि अगर मैं कर सकती हूँ कोई भी कर सकता है, बिकॉज मैं किसान बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं चेन्नई से आके यूपी में खेती कर रही थी और इट वाज रियली कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। और अगर मैं अभी आपको मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ तक आने का, तो अगर ये कोई भी कर सकते हैं। दूसरा, सबको करना चाहिए, सबको अपने ये जो हम 3 बार दिन में खाते हैं ना, ये इसके बारे में हमें बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि जो नौकरी करके, जो पढ़ाई करके नौकरी भी करते हैं, वो ये 3 बार ये खाने, हाँ, ये खाने के लिए ही हम एक्चुअली बेसिकली बिल्कुल एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन आजकल हम उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि कैसे ये खाना हमारे टेबल पे आता है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसा खाना हमारे टेबल पे होना चाहिए, ये किसान कितना प्रयास कर रहा है इसके लिए। इसके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए, थोड़ा जानकार होने की कोशिश करना चाहिए। चाहे उनके घर में बालकनी हो, खिड़की हो, छत हो, जो भी है, कुछ उगाने का सोचना चाहिए। सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, ग्रोइंग फूड, ये बहुत बहुत मुख्य चीज़ है हमारे लिए। और चाहे कोई भी हो, किसी भी अर्बन, चाहे अपार्टमेंट में हो या अपने गांव में, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो मतलब जो हम खाते हैं उससे उपजाने की भी कोशिश करनी चाहिए, यही आपका मैसेज है। हमें समझना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, हमें ये तमाम बातें बताने के लिए और आपकी जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी अपर्णा राजगोपाल, जिन्होंने ये बता दिया कि कोई भी चाहे तो खेती किसानी को अपना सकता है और खास तौर से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। अगले हफ्ते एक और ऐसी ही तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने कुछ हटके किया है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।